हेलो फ्रेंड्स, मैं केशव गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय गंगापुर सिटी। दोस्तों, बीएड सेकेंड ईयर के सेकंड पेपर में आज मेरा लेक्चर होगा अभिव्यक्ति पर। अभिव्यक्ति या इसी को कहते हैं दोस्तों मनोवृत्ति, है ना, एटीट्यूड। दोस्तों देखो, एक होती है हमारी इच्छाएं, एक होती है हमारी रुचियां, एक होता है हमारी आदतें, एक होता है जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया एप्टीट्यूड, अभिक्षमता, है ना। उसी क्रम में अगले जो हमारी मनोभाव होते हैं कौन से होते हैं? अभिव्यक्ति या मनोवृत्ति, है ना। दोस्तों एक तरह से मनोवृत्ति को और लिख सकते हैं मनोदशा। क्या लिख सकते हैं इसको? मनोदशा मतलब माइंड सेट। ये शब्द आपने पहले सुना होगा, मैं अर्थ पर आ रहा हूं धीरे धीरे। आपने ये शब्द सुना होगा कुछ लोगों से, माइंड सेट। अरे उसका तो माइंड सेट ये है। माइंड सेट ये है, क्या मतलब क्या हुआ कि उसकी तो पहले से ही ये निश्चित विचारधारा है, उसने तो पहले से ही अपनी मनोदशा प्रबंधन कर रखा है, तो उसने तो पहले से अपने माइंड को सेट कर रखा है किसी भी व्यक्ति के बारे में या किसी भी वस्तु के बारे में, है ना। तो अब आप देखें कि ये आखिर अभिव्यक्ति होती क्या है। तो आप ध्यान रखना, मैं लिखूं इस पर, किसी व्यक्ति, वस्तु या दशा, दशा मतलब परिस्थिति, दशा के प्रति व्यक्ति की तत्परता या मनोदशा ही अभिव्यक्ति है ना। समझ गए आप? अभिव्यक्ति क्या है? देखो क्या लिखा मैंने, किसी व्यक्ति, वस्तु, दशा के प्रति, मतलब दुनिया की कोई भी परिस्थितियां हैं, कोई भी व्यक्ति है, कोई भी स्थितियां हैं या कोई भी वस्तु है, उसके प्रति निश्चित रूप से हमारे या एक व्यक्ति के कुछ न कुछ विचार जरूर बनते हैं, है ना। या तो उसे देखकर बन जाते हैं, या उसके बारे में हम बिना देखे, बिना समझे, बिना पढ़े, बिना सुने पहले से हमारे विचार निर्धारित कर लेते हैं। कुछ न कुछ तो विचार बनेंगे, है ना। अब वो विचार बनेंगे कब? वर्तमान में बनेंगे। अभी वर्तमान में ही तो मैं किसी के बारे में सोचूंगा, चाहे वो भविष्य के लिए सोचूं या सामने खड़ा है उसी समय के लिए सोचूं, कुछ न कुछ मैं विचार जरूर करूंगा। वो विचार करने की जो आया ना व्यक्ति की तत्परता का मतलब क्या है? रेडीनेस, मतलब उसके प्रति हमारे विचार, यही अभिव्यक्ति कहलाती है ना। समझ गए इसको आप? क्या है अभिव्यक्ति? और मैं एक बार पढ़कर बता दूं आपको अभिव्यक्ति के बारे में कि यह एक मानसिक तत्परता है जिसका विकास धीरे धीरे होता है और व्यक्ति द्वारा अर्जित अनुभवों से होता है। आगे क्या है? यह एक मानसिक तत्परता है जिसका विकास धीरे धीरे होता है और यह व्यक्ति का अर्जित अनुभव है। ये बहुत अच्छी चीज है, अर्जित अनुभव है
है ना, ये चीज याद रखना। अर्जित मतलब अभिवृत्ति हमेशा कैसी होती है, अर्जित होती है। अब देखो, लेकिन अब बात आगे आएगी कि अभिवृत्ति बनती, अर्थ समझ गया क्या है, ये समझा के मैं तत्परता है मनोदशा। मनोदशा से आप अच्छे याद रखना, मनोदशा मतलब हमारे किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थिति के प्रति विचारधारा, है ना। अब ये विचारधारा बनती कैसे है, कब बनती है ना। तो आगे लिखा कि इसका विकास धीरे धीरे होता है और अर्जित होता है। दोनों बात है कि जन्मजात नहीं है ना, अर्जित है। हम किसी व्यक्ति को देखकर, पहचान कर या सुनकर, है ना, किसी वस्तु को देखकर हम उसके बारे में विचार बनाते हैं। ठीक है, आपको याद है जब आप लेसन प्लान बनाते हो बीएड में, तो आपका एक छठवां उद्देश्य आता है अभिवृत्त्यात्मक, है ना। पहला ज्ञानात्मक, अब बोधात्मक, कौशलात्मक, अभिरुचि, और लास्ट में क्या आता है, अभिवृत्ति। और अभिवृत्ति में क्या लिखते हो आप, एक ही पंक्ति लिख देते हो आपको बस। अब आप आज पता लगेगा अभिवृत्ति होती क्या है। लेकिन आप तो क्या रटा है आपका एक वाक्य, क्या अभिवृत्ति में कि बालक उसके प्रति सकारात्मक अवधारणा बना सकेंगे, बस ये लिखते है ना। जबकि दोस्तों अभिवृत्ति दोनों प्रकार की होती है, सकारात्मक और नकारात्मक, है ना। जैसे इसमें आया ना ये कि यह एक अर्जित अनुभव है। अर्जित अनुभव मतलब हमने उसको जन्मजात प्राप्त नहीं किया, हम सामने वाले को देख करके उसके बारे में विचार बनाते हैं। अब वो विचार नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं। जैसे मैं बताऊंगा आपको, एक उदाहरण दे दूं आपको कि एक सुंदर युवती निकल रही है सामने से और दो युवा वहां पर खड़े हैं, लेकिन एक युवा का मन चंचल है और दूसरे युवा का मन गंभीर है। एक तो विचार जो चंचल है वो तो उस युवती को, सुंदर युवती को देखकर आकर्षित हो जाएगा। क्या चीज देखकर आकर्षित होगा, उसकी शारीरिक सुंदरता को देखकर आकर्षित, और हो सकता है कि कमेंट्स भी कर दे, है ना, छिछले कमेंट्स कर दे। छिछले कमेंट्स मतलब एक ओछी हरकत कर दे, ठीक है ना। और जब दूसरा युवक आकर्षित तो हुआ, लेकिन उसकी शारीरिक सुंदरता से नहीं बल्कि उसकी आंतरिक सुंदरता से। दोस्तों आंतरिक सुंदरता के पता भी हम चलते हुए लगा सकते हैं। उसकी चाल ढाल, उसकी वेशभूषा, उसका चेहरा, आंखें, इनसे भी हम पता लगा लेते हैं। तो देखो अब यहां पर दोनों की मनोवृत्ति बनी उस युवती के प्रति, लेकिन एक की नेगेटिव थी, उस नेगेटिव, उसके लिए तो वो पॉजिटिव थी, है ना, लेकिन दूसरे के लिए वो नेगेटिव थी। दूसरा जो गंभीर है वो उसे निश्चित रूप से हड़काएगा, उससे कहेगा कि नहीं तुझे ऐसे कमेंट नहीं करने चाहिए। तो दोनों प्रकार की मनोवृत्ति बनी, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो हर व्यक्ति के प्रति, स्थितियों के प्रति, वस्तु के प्रति दो प्रकार की मनोवृत्तियां होती हैं, एक नकारात्मक और एक सकारात्मक। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं। इसमें मैं कुछ परिभाषाएं आपको बता देता हूं। जैसे एक परिभाषा है, बढ़िया है वो परिभाषा, ब्राउन, है ना, किसकी, ब्राउन की ले लेते हैं। दो परिभाषा मैं आपको बता रहा हूं यहां पर। ब्राउन, है ना, क्या लिखते हैं ये, अभिवृत्ति, है ना। अभिवृत्ति एक अर्जित तथा सापेक्ष रूप से प्रतिक्रिया की निश्चित प्रवृत्ति है। अभिवृत्ति एक अर्जित तथा सापेक्ष, दोनों बढ़िया शब्द है,
सापेक्ष रूप से निश्चित प्रतिक्रिया की प्रवृत्ति है, जिसमें दूसरे व्यक्ति या वस्तु के प्रति प्रकटीकरण होता है, देखो सब कुछ है इसमें। अभिवृत्ति एक अर्जित तथा सापेक्ष रूप से निश्चित प्रतिक्रिया की प्रवृत्ति है, मतलब अर्जित है और सापेक्ष मतलब उसके प्रति, किसके प्रति? जिस व्यक्ति को उसने देखा या जिस वस्तु को उसने देखा, उसके प्रति सापेक्ष प्रत्यक्ष प्रवृत्ति है। यह भी ध्यान रखना, मैं विशेषता बताऊंगा उसमें आएगा कि अभिवृत्ति अप्रत्यक्ष नहीं होती, अभिवृत्ति प्रत्यक्ष होती है। मतलब उसको हम प्रकट करते हैं, अरे वह व्यक्ति तो बुरा है। और दोस्तों एक बात और बताओ कि जब किसी व्यक्ति के प्रति किसी व्यक्ति की जो मनोवृत्ति बन जाती है, एक बार जब मनोवृत्ति बन जाती है तो उसे बदलना असंभव तो नहीं है, लेकिन बहुत ही कठिन है ना। रुचि दोनों प्रकार की होती है, अल्पकालिक भी और दीर्घकालिक भी, लेकिन अभिवृत्ति अधिकांशतः दीर्घकालिक होती है। मैं ये नहीं कहता कि हमेशा स्थायी होती है, विशेषता ध्यान रखना, लेकिन दीर्घकालिक मतलब कि एक बार जब हमारी जो भी प्रवृत्ति मनोवृत्ति बन जाती है किसी के भी प्रति, चाहे वो सकारात्मक या नकारात्मक, तो उसे बदलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसके लिए फिर हमें बहुत प्रयास करने पड़ते हैं उस सामने वाले की प्रवृत्ति को बदलने के लिए, है ना। इसीलिए तो आप देख लें कि हमारे परिवार के सदस्य हैं, तो हमारे परिवार के प्रति हमारी माँ के प्रति, हमारे पिता के प्रति हमारी मनोवृत्ति हमेशा कैसी रहेगी? सकारात्मक, है ना। लेकिन जब हमारी शादी होने के बाद हमारी घरवाली हमारे घर में आती है और मान लो स्टार्टिंग से ही उसकी प्रवृत्ति सास के प्रति, मतलब हमारी माँ के प्रति नेगेटिव बन गई, तो दोस्तों एक पति होने के नाते हमें बड़ी मुश्किल हो जाती है उन सास बहू में तालमेल बिठाना, है ना। बहुत टेढ़ा हो जाता है, उसकी प्रवृत्ति को, उसकी मतलब पत्नी की प्रवृत्ति को बदलना, हो सकता है सास भी की प्रवृत्ति नेगेटिव बन जाए, बदलना मुश्किल हो जाता है। फिर हमें अथक प्रयास करने पड़ते हैं सभी को, सब घर वालों को, और ना केवल अपने घर वालों को बल्कि उस पत्नी के घर वालों को भी प्रयास करने पड़ते हैं। ये स्थिति दोस्तों विद्यालय में होती है। जब किसी छात्र की मनोवृत्ति किसी शिक्षक के प्रति जैसी भी बन जाए, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो वो लगभग स्थायी सी हो जाती है, स्थायी तो नहीं होती, स्थायी सी हो जाती है। उसे बदलने के लिए फिर बहुत प्रयास करने पड़ते हैं, है ना। तो ये मनोवृत्ति होती है। अब समझ गए मनोवृत्ति? तो आप याद रखना, मनोवृत्ति का संबंध रुचि से है, लेकिन मनोवृत्ति रुचि नहीं है ना। मनोवृत्ति हमारे, आप देख लें, अब मैंने लिख दिया मनोदशा है, ये हमारी मानसिक स्थिति है जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में से कोई सी भी हो सकती है। ठीक है, आगे देखते हैं। और इसमें देखो, अब इसमें आगे देखें कि अभिवृत्ति प्रत्यक्षीकरण की देन है। जब व्यक्ति कुछ वस्तुओं का प्रत्यक्षीकरण कर लेता है तो उसके प्रति उसकी निश्चित धारणाएं बन जाती है। चलो मैं पहले परिभाषा बता रहा था आपको, ब्राउन की परिभाषा हो गई, है ना। एक परिभाषा और हम देख लेते हैं क्रैचफील्ड की। अभिवृत्ति व्यक्ति की दुनिया की किसी पहली, एक परिभाषा है बढ़िया, क्रैचफील्ड। क्या लिखते हैं? क्रैचफील्ड अभिवृत्ति
दुनिया में किसी व्यक्ति की प्रेरणात्मक, संवेगात्मक और प्रत्यक्षात्मक, किसी व्यक्ति की प्रेरणात्मक, संवेगात्मक, प्रत्यक्षात्मक और विचारात्मक है ना, और विचारात्मक प्रक्रियाओं का स्थायी संगठन, प्रक्रियाओं का स्थायी संगठन। देखो क्या कह रहे हैं क्रैचफील्ड, अवृत्ति दुनिया में किसी व्यक्ति की प्रेरणात्मक, मतलब हमें किसी व्यक्ति को देखकर, वस्तु को देखकर, परिस्थितियों को देखकर निश्चित रूप से कोई न कोई प्रेरणा मिली है, तब उसके प्रति हमारी मनोवृत्ति सेट हुई है ना। अच्छा, मनोवृत्ति को हम एटीट्यूड कहते हैं, टेंडेंसी और कहते हैं ना टेंडेंसी, तो अपन ये सब तो काम लेते रहते हैं कि अरे उसकी तो टेंडेंसी बहुत ही बुरी है। इसका मतलब क्या है कि उसकी मनोवृत्ति बुरी है, उसकी विचारधारा बुरी है ना। तो संवेगात्मक मतलब ये भावनाओं से भी जुड़ी हुई होती है, भावना निश्चित रूप से शामिल होती है इसमें। मैं बताऊंगा अभी कि मनोवृत्ति के 3 घटक होते हैं, संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। क्रियात्मक लोग व्यवहार है, बताऊंगा अभी है ना। तो भावात्मक है, भावात्मक की क्या है, संवेगात्मक कि इसमें भावनाएं भी जुड़ी रहती है। और प्रत्यक्षात्मक बहुत अच्छा शब्द है। जब साइकोलॉजी मैं आपको पढ़ाता हूँ क्लास में या ऑनलाइन क्लास में, तो उसमें शब्द बहुत आता है प्रत्यक्षात्मक या प्रत्यक्षणात्मक, मतलब परसेप्चुअल है ना। शब्द क्या है ये, परसेप्चुअल क्या है, प्रत्यक्षात्मक समझना। प्रत्यक्षणात्मक मतलब किसी वस्तु को देखकर, सुनकर, पढ़कर और उसके बारे में अपनी समझ व्यक्त कर। देखो 2 चीजें होती हैं कि किसी वस्तु को हमने देखा और जैसा वो दिख रहा है ऐसा कि ऐसा ही हमने प्रकट कर दिया, अभिव्यक्त कर दिया। जैसे मुझे आपने देखा, मेरा ही उदाहरण ले रहा हूं, मुझे आपने देखा और देखकर आपने सोचा नहीं, बस आपने क्या देखा मेरे बारे में कि मैं मोटा हूं, मैं टकला हूं है ना, और कद भी मेरा अच्छा नहीं है। और जब कोई मिला आपको दूसरा छात्र, तो उनसे आपने मेरा इसी रूप में परिचय दे दिया, अरे उस कॉलेज में है ना मोटे से है ना, जो बाल भी कम टकले से हैं। तो ये तो क्या कौन सी स्थिति हुई दोस्तों, आपकी प्रत्यक्षात्मक स्थिति नहीं हुई, ये हुई आपकी संवेदनात्मक स्थिति। ये आपको साइकोलॉजी में बता चुका हूं है ना। और लेकिन आपने मेरे बारे में मुझे जैसे देखा, देख करके फिर आपने मेरे बारे में समझा। क्या समझा, मेरे विचारों के बारे में समझा, मेरी वास्तविकता को। वास्तविकता तो ये भी है मेरी कि मैं मोटा भी हूं, टकला भी हूं, ये वास्तविकता है मेरी। लेकिन इसके साथ साथ मेरे में और भी तो कोई ना कोई गुण या अवगुण होंगे, उनको समझ लेना। फिर आपकी कौन सी शक्ति आएगी, प्रत्यक्षणात्मक परसेप्शन है ना। तो मनोवृत्ति दोस्तों कब बनती है क्रैचफील्ड के अनुसार, कि प्रेरणात्मक रूप से बनती है, संवेगात्मक रूप से बनती है, प्रत्यक्षणात्मक रूप से बनती है ये। और फिर और विचारात्मक, फिर वो हम विचार करते हैं है ना। तो मनोवृत्ति जल्दी से नहीं बनती, इसलिए पहली बार मैंने अर्थ में बताया था आज ही अभी
कि धीरे धीरे विकास होता है और ये अर्जित अनुभवों से प्राप्त होता है। धीरे धीरे मतलब एक पल में या एक झटके में हमारी मनोवृत्ति नहीं बनती है ना। एक पल में हमने किसी के बारे में बता दिया तो वो हमारे अंदर स्थायी रूप से जगह नहीं बनाई उसने, कल बदल भी जाएगी हमारे उसके प्रति विचारधारा। लेकिन मनोवृत्ति अगर बन गई तो इसका मतलब है वो जल्दी से हटेगी नहीं। तो जल्दी से जो चीज नहीं हटेगी तो जल्दी से वो बनेगी भी नहीं। ये चीजें आप लिखना है ना कि मनोवृत्ति का विकास अर्जित अनुभवों से धीरे धीरे होता है और होने के बाद ये दीर्घकालिक हो जाता है, जिसे समाप्त करना हटाना असंभव नहीं लेकिन मुश्किल हो जाता है। तब जाकर वो हम क्या कहेंगे, मनोवृत्ति। क्योंकि मनोवृत्ति तब बनती है जब हम उसके बारे में अच्छे से सोच लेते हैं, समझ लेते हैं, तब बनती है। और जब एक अब तो कैसी भी बन सकती है, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। ये कहते हैं कौन, क्रैच। ठीक है दोस्तों, तो यहां मैंने आपको ये भी बता दिया कि प्रत्यक्षात्मक शक्ति क्या होती है ना। अब हम आगे देखते हैं, तो आपको मनोवृत्ति के बारे में समझ में आ गया होगा अच्छे से, मनोवृत्ति या वृत्ति होती क्या है। ठीक है, और थोड़ा सा और देख लेते हैं इसमें। अब आता है हमारा मनोवृत्ति के प्रकार। मनोवृत्ति के प्रकार, वैसे मैंने अभी बता दिया आपको कि मनोवृत्ति दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी, एक सकारात्मक मनोवृत्ति और दूसरा नकारात्मक मनोवृत्ति, है ना। बता दिया, सीधा सा है। किसी वस्तु, क्या लिखते हैं इसमें, किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, दशा, स्थान आदि के प्रति जब किसी व्यक्ति की विचारधारा सकारात्मक हो जाती है, अब दूसरा उसके बारे में चाहे कुछ भी माने, कुछ भी कहे, लेकिन वो नहीं बदलेगा। वो क्योंकि उसकी मनोवृत्ति कैसी बन गई है, पॉजिटिव बन गई है। और इसी पर मैं आपको घर के सास बहू का उदाहरण दे रहा था, है ना, कि हमारी मनोवृत्ति, बेटे की मनोवृत्ति माँ के प्रति पॉजिटिव बन जाती है, शैशवावस्था से बन जाती है। इसीलिए तो कहते हैं ना, एक कहावत है कि अपनी माँ को कौन डाकन बताएगा। सही बात है। अब क्यों नहीं बताएगा भाई डाकन, क्योंकि टेंडेंसी, मनोवृत्ति सेट हो चुकी है कि मेरी माँ दुनिया की सबसे सुंदर, सबसे प्यारी, सबसे अच्छी माँ है। लेकिन जब बहू घर में आती है, क्योंकि परिवेश बदलता है, 20 साल 25 साल वो अपने घर में रहता है, अचानक उसे तो उसकी सोच आते ही नहीं बनती। ऐसा नहीं है कि आते ही एक दिन में ही बन गई, या 2 दिन में बन गई, या 1 महीने में बन गई। धीरे धीरे बनती है, अच्छे से वो माहौल को परखती है और फिर देखती है कि हाँ तो मैं एडजस्टेबल नहीं, तो उसकी सोच बदल जाती है और यदि तो नकारात्मक प्रवृत्ति बन जाती है। और यदि वो देखती है कि एडजस्टेबल हूं, अपने आप को उसने एडजस्ट कर लिया, पॉजिटिव बन जाती है। लेकिन जैसी भी बने लगभग हमेशा के लिए बन जाती है ना। तो दोनों प्रकार की मनोवृत्तियां होती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है दोस्तों, और भी उदाहरण इसमें ले लें। इसी आधार पर पार्टियों के सदस्य बनते हैं कि मैं भाजपा से हूँ, मैं कांग्रेस से हूँ, मैं जनता पार्टी से हूँ, मैं आम पार्टी से, वगैरह वगैरह। कैसे बने, क्या जन्मजात विचारधारा लेकर थोड़ी आए कि मैं कांग्रेस हूँ या मैं भाजपा ही हूँ। अनुभवों से लेते हैं, आया ना पहले आपको अर्थ में कि धीरे धीरे विकास होता, अर्जित अनुभवों से मनोवृत्ति बनती है ना। तो जिसके प्रति हमारी एक बार सोच बन गई, फिर उसके हम सदस्य बन जाते।
ठीक है, ये होती है आपकी दो प्रकार की मनोवृत्ति, सकारात्मक और नकारात्मक। अब मुख्य पार्ट आता है मनोवृत्ति का कि मनोवृत्ति के 3 घटक होते हैं। तो यहां पर क्या लिखे हैं, मनोवृत्ति के घटक है ना। 3 घटक होते हैं दोस्तों मनोवृत्ति। कौन कौन से होते हैं? पहला, अभी मेरा आपको बोला भी था इसमें बीच में, 3 घटक होते हैं मनोवृत्ति, मतलब कंपोनेंट्स ऑफ टेंडेंस, कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड है ना। ये एटीट्यूड बार बार मैं बोल रहा हूँ, एप्टीट्यूड नहीं है। एप्टीट्यूड में आपको पिछले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। एप्टीट्यूड अभिक्षमता है और ये क्या है, एटीट्यूड मनोवृत्ति या अभिवृत्ति। 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है दोस्तों? एक, पहली संज्ञानात्मक मनोवृत्ति, दूसरी भावात्मक मनोवृत्ति और तीसरी व्यवहारिक मनोवृत्ति। व्यवहारिक या इसी को हम कहते हैं क्रियात्मक, व्यवहारिक या क्रियात्मक मनोवृत्ति है ना। 3 प्रकार की मनोवृत्ति होती है। अब संज्ञानात्मक मनोवृत्ति में क्या होता है, ये बस इतना सा तो आप याद रखना, कंपटीशन के लिए भी याद रखना। मनोवृत्ति 2 प्रकार की होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। मनोवृत्ति के 3 घटक होते हैं, संज्ञानात्मक, भावात्मक और व्यवहारिक या क्रियात्मक है ना। अब संज्ञानात्मक घटक में क्या है, बस एक एक शब्द से याद रखना, जिसके द्वारा व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति, दशा या परिस्थिति या स्थान के या वस्तु के बारे में ज्ञान प्राप्त करता है। भाई देखो, तभी तो ये मनोवृत्ति बनेगी, तभी तो मनोदशा है, माइंड सेट होगा। कब? जब हम उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे, है ना। मैंने बताया था आपको कि हमने किसी व्यक्ति को देखा ही नहीं, किसी व्यक्ति के बारे में हमने पढ़ा ही नहीं, लेकिन दूसरे ने हमसे रोजाना कहता है, दूसरा कोई करे वो व्यक्ति तो बेकार है या अरे वो व्यक्ति तो अच्छा है, पर एक दिन नहीं रोजाना ही उसके बारे में हम बुराई सुनते हैं, अच्छाइयाँ सुनते हैं। तो एक नहीं तो कब बना उसका, फिर हमारी भी मनोवृत्ति उसके प्रति बनेगी, जैसी भी बने, पॉजिटिव या नेगेटिव। लेकिन कब बनेगी, कब बनी? जब उसके बारे में हमने ज्ञान प्राप्त किया, है ना। अब आप देखें, आपके लेसन प्लान पर आ जाओ कि आपका लेसन प्लान में 6 उद्देश्य होते हैं ना। कौन कौन से होते हैं वो 6 उद्देश्य? ज्ञान, बोध, ज्ञान योग, कौशल, अरुचि और अभिनय। लास्ट में आया अभिनय, है ना। अब क्या आप उद्देश्यों में लिखते समय ये लिख सकते हो कि ज्ञान की जगह अभिवृत्ति लिख दो और ज्ञान को यहाँ लिख दे, मतलब ज्ञान पहले स्टेप पर है तो पहले पर आना चाहिए। ऐसा नहीं कर सकते हम, ज्ञान को 6ठे स्टेप पर पहुंचा दे और अभिवृत्ति को पहले पर लिया, या अभिरुचि को 6ठे पर और अभिवृत्ति को 5वें पे। उल्टा सीधा हम नहीं कर सकते, क्रम नहीं बदल सकते। क्रम निर्धारित हुए, क्यों हुए? क्योंकि अभिवृत्ति लास्ट में विकसित होती है, जब बालक ज्ञान प्राप्त कर लेता है, उसका अब वो बोध कर लेता, बोध मतलब उसे अच्छे से समझ लेता है। मैंने बताया नहीं, प्रत्यक्षणात्मक, इसको ही हम बोधात्मक कहते हैं। मतलब हमने ज्ञान प्राप्त किया, उसके बाद उसको समझा, फिर उसका हम जीवन में उपयोग करते हैं, है ना। फिर ये कौशल, अभिरुचि, हाँ कौशल तो क्या अलग चीज होगी, लेकिन अभिरुचि फिर उसके बारे में हमारी रुचि विकसित होती है, तब जाकर के अभिवृत्ति पैदा होती है। यही बात यहाँ पर देखो कि सबसे पहले संज्ञानात्मक, मतलब हम ज्ञान, संज्ञान और ज्ञान अलग चीज है। ये साइकोलॉजी का फैक्ट आ गया दोस्तों, ध्यान रखना। संज्ञान क्या है? हमारी मानसिक शक्तियां है ना, मानसिक क्षमताओं का एक योग है, एक संगठन है, और उस मानसिक क्षमताओं के संगठन से हम वातावरण में से ज्ञान प्राप्त करते हैं, है ना। तो संज्ञान जिसके द्वारा हम ज्ञान प्राप्त करते हैं किसी व्यक्ति के बारे में। ज्ञान प्राप्त करने के बाद फिर हमारा दूसरा घटक पैदा होगा भावात्मक।
भावात्मक में कि या तो ज्ञान प्राप्त करने के बाद हम दुखी होते हैं या फिर खुश होते हैं। मतलब हमारा मन ज्ञान प्राप्त, उस किसी व्यक्ति के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के बाद या तो हमारा मन दुखी हो जाता है और या हमारा मन खुश हो जाता है। कोई बात होती है, आप देख लो। अब भावात्मक स्वरूप दो ही रूपों में होता है, प्रसन्नता और दुखी, है ना। अब जिस वस्तु को देखकर हमें प्रसन्नता हुई, उस वस्तु के प्रति हमारी मनोवृत्ति सकारात्मक बन जाती है। और यही तीसरा रूप है व्यवहार, है ना। व्यवहार का मतलब कि उस वस्तु के प्रति यदि हम प्रसन्न हुए तो मनोवृत्ति बन जाएगी सकारात्मक, और यदि उस व्यक्ति के प्रति हम दुखी हुए तो हमारी मनोवृत्ति बन जाएगी नकारात्मक। समझ गए हो आप? बिल्कुल गणित की तरह कैलकुलेशन है। सबसे पहले हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, संज्ञानात्मक। ज्ञान प्राप्ति से हमारे अंदर उसके प्रति एक विचार पैदा होता है, या तो दुखपूर्ण या खुशी का, प्रसन्नता, है ना। वो क्या हो गया? भावात्मक। इसमें क्या है? मन का प्रसन्न होना या मन का दुखी होना, एक ही पैदा होगा, है ना। किसी को देखकर हम प्रसन्न होते, किसी को देखकर हम दुखी हो जाते, परेशान हो जाते, ईर्ष्यालु हो जाते, चिंतित हो जाते, डर जाते हैं, कोई भी हो सकता है ना। तो लेकिन हुआ कभी मन सुख या खुश या प्रसन्न या दुखी, जब उसके बारे में हमने ज्ञान प्राप्त कर लिया। इसीलिए तो हम आ जाओ आपके लेसन प्लान पर कि आप जब लेसन प्लान में 6 उद्देश्य लिखते हो तो सबसे पहला क्या लिखते हो? ज्ञान, ज्ञानात्मक, और लास्ट में क्या लिखते हो? अभिवृत्त्यात्मक। तो मतलब बालक पहले ज्ञान प्राप्त करता है और धीरे धीरे उस ज्ञान को और बढ़ाता जाता है, बढ़ाना मतलब उसे समझता जाता है, और लास्ट में जाकर उस ज्ञान के प्रति उसकी अभिवृत्ति विकसित होती है। जैसे अब उदाहरण कि आपका टॉपिक चल रहा है, कोई सा भी टॉपिक ले लें आप, मान लो मैंने टॉपिक ले लिया महात्मा गांधी, ठीक है। अब आप खुद सोचो कि महात्मा गांधी के बारे में बिना जाने, बिना ज्ञान प्राप्त किए क्या किसी बालक की टेंडेंसी, मतलब मनोवृत्ति, एटीट्यूड बन सकता है क्या? नहीं बन सकता, क्योंकि उसके बारे में उसने कभी जाना ही नहीं, सुना ही नहीं, पढ़ा ही नहीं। और मैं किताब की बात नहीं कर रहा हूं, किसी व्यक्ति से गांधी जी के बारे में सुना नहीं, गांधी जी को देखा नहीं, गांधी जी के बारे में पढ़ा नहीं, गांधी जी के बारे में किसी शिक्षक ने सुनाया नहीं उसे, तो कैसे बनेगी मनोवृत्ति पॉजिटिव या नेगेटिव? नहीं बनेगी। तो पहले वो बालक ज्ञान प्राप्त करता है, और हम पहले क्लास में बालक को पढ़ाते, और पढ़ाने के बाद फिर धीरे धीरे उसके प्रति, गांधी जी को मैंने पहले क्लास में पढ़ाया, मतलब बालक ने ज्ञान प्राप्त किया, और तब जाकर हम छठा उद्देश्य लिखते हैं अभिवृत्ति, कि मैंने इस टॉपिक को पढ़ा दिया, अब बालक में इसके प्रति मनोवृत्ति पैदा हो जाएगी, है ना। अब लेकिन आप क्या लिखते हो मनोवृत्ति में? सकारात्मक मनोवृत्ति पैदा कर सकेंगे। ऐसा सकारात्मक क्यों लिखते हो? क्योंकि मैंने पढ़ाया है, मैंने पढ़ाया है, तो उसके बारे में, क्योंकि वो अच्छा है, उसका व्यक्तित्व अच्छा है, था, महात्मा गांधी का व्यक्तित्व अच्छा था, और उसकी अच्छाइयों को मैंने पढ़ाया है, तो निश्चित रूप से बालक की महात्मा गांधी के प्रति पॉजिटिव मनोवृत्ति बनेगी। इसलिए हम सकारात्मक लिखते हैं। बाकी मनोवृत्ति तो दोनों होती है, सकारात्मक और नकारात्मक, ठीक है। तो पहले ज्ञान, फिर मन का प्रसन्न होना या दुखी होना, और तब जाकर अब इनका तालमेल बिठा दो। तो यदि मन प्रसन्न हुआ तो मनोवृत्ति कैसी बन जाएगी? सकारात्मक, और यदि दुखी हुआ तो मनोवृत्ति बन जाएगी नकारात्मक।
ठीक है, तो ये आपके मनोवृत्ति के 3 घटक होते हैं, सकारात्मक, संज्ञानात्मक, भावात्मक और व्यक्त। ठीक है दोस्तों, तो आपको मैंने मनोवृत्ति का पूरा टॉपिक ले लिया है ना। मैं रिपीट कर दूं थोड़ा सा कि सबसे पहला मनोवृत्ति का अर्थ, मनोवृत्ति की 2-3 मैंने परिभाषा दे दी, और आप जब लाइब्रेरी में किताबें पढ़ेंगे तो और भी परिभाषा बहुत इसकी मिल जाएंगी, है ना। फिर मनोवृत्ति के प्रकार और मनोवृत्ति क्लियर हो गए। ठीक है दोस्तों, ओके, थैंक यू।